आप लोगों ने बहुत सारे केस देखे होंगे, सुने होंगे, जिनको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में सुलझा दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा केस सुना है जिसको 70 साल तक इन्वेस्टिगेट किया जाए और 70 साल में उसको सुलझाया ही नहीं जाए? मतलब 70 साल तक उस केस की जांच होती है और अंत में पुलिस के हाथ खाली होते हैं। 70 साल तक वो केस सुलझा ही नहीं। एक व्यक्ति जो कि मृत पाया गया और उसका पता ही नहीं चला कि वो सुसाइड किया है या किसी ने मारा है या उसने जहर खाया है या किस तरह से मरा है। कहाँ से वो आया, कौन था, उसकी पहचान ही नहीं हो पाई कभी। वो व्यक्ति वो था कौन? 70 साल एक बहुत लंबा समय होता है और इतने सालों तक इन्वेस्टिगेट किया गया एक केस को, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे। ये तक नहीं पता लगा कि वो व्यक्ति था कौन और किस तरह से मरा, कहाँ से आया। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि पुलिस के पास बहुत सारे सबूत थे। नंबर्स, मोबाइल नंबर्स थे, कुछ कोड वर्ड थे, एक किताब थी, किताब का पन्ना था, कुछ सिगरेट्स भी थी, डीएनए था, बहुत कुछ था, लेकिन पुलिस कभी पता ही नहीं लगा पाई कि वो व्यक्ति कौन था और कहाँ से आया। तो पेश है आपके लिए ये कहानी। नमस्कार, मेरा नाम अजीत चौधरी और ये मेरी क्राइम स्टोरीज का 9वां एपिसोड है। आप इससे पहले 8 एपिसोड देख चुके हैं, अब 9वां एपिसोड है। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हाजिर है आपके लिए एक कहानी। ये कहानी है 1 दिसंबर 1948 को शुरू होती है। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है एडिलेड। एडिलेड शहर की कहानी है। वहां पे कहानी शुरू होती है, एक पुलिस के पास पहुंच जाता है और वहां एक बीच पर किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। तो पुलिस जाती है और देखती है और पूछताछ करती है। तो एक व्यक्ति बताता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे कल रात से ही इसी तरह से पड़ा हुआ है। हमने सोचा कि कोई शायद कोई शराबी है या कोई नशेड़ी है जो कि इस तरह से पड़ा हुआ है रात से ही। लेकिन जब हम सुबह आए और हमने देखा तो ये ना हिल रहा था, ना डुल रहा था, ना सांस ले रहा था। तो हमने फोन किया। पुलिस ने जब आसपास जांच की, खोजबीन की, उस व्यक्ति के बारे में, उसके जेब में टटोली, जानकारी करने की कोशिश की, तो उसकी जेब में केवल एक पेज मिला जिस पर लिखा था तमाम शुद्ध। वो शायद किसी किताब का पेज था। और तमाम शुद्ध एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है खत्म, सब खत्म, या इंग्लिश में बोले तो दी एंड। वो किताब की, जैसे किसी किताब के लास्ट में लिख दिया जाता है दी एंड, मतलब वो किसी किताब का आखिरी पन्ना था और वो जो उसकी पॉकेट में मिला था। और भी कुछ जहां छानबीन की, लेकिन उसके पास में ज्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब लाश के आसपास देखा गया तो एक 7 अलग अलग ब्रांड्स के सिगरेट मिले जले हुए, और एक बस टिकट, एक रेल टिकट, ये सब कुछ मिला और एक पेज। इसके अलावा पुलिस के पास और कुछ नहीं था। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है और फिर आगे की जांच शुरू करती है। तो सोशल मीडिया उस समय पर था नहीं, केवल एक अखबार था जिसके जरिए कोई पहचान की, फोटो की कोई डाला जा सके। फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ से की और उसके फोटो अखबार में डाले, कोई जानता हो, पहचानता हो, पता करे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जो कि बता सके कि वो उस व्यक्ति को जानता हो। पुलिस अपनी छानबीन करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उस व्यक्ति की मौत जहर से हुई है। अब वो जहर नींद की गोलियों का था या कोई और जहर था, ना ये फिर क्लियर हुआ कि वो जहर उसे दिया गया है या वो जहर उसने खुद लिया है। लेकिन अगर जहर उसने खुद लिया है या दिया गया हो तो जहर के बाद उल्टियां होती हैं, और वहां आसपास किसी भी तरह की उस व्यक्ति की कोई उल्टियां नहीं थी। जब पुलिस ने जांच की उसके आसपास में, ना उस व्यक्ति ने कोई उल्टियां की, ना कोई ऐसी कोई दिक्कत थी कि इस व्यक्ति ने जहर लिया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत दिखाई। उसके बाद में फिर पुलिस अपनी जांच करती है और फिर पुलिस सोचती है कि शायद एक जो किताब का पन्ना मिला है इसके बारे में कुछ मिले। इसी बीच में पुलिस दूसरे अन्य देशों से भी मदद लेती है, एफबीआई से और अन्य एजेंसियों से,
कि शायद आपके देश का ये व्यक्ति हो या आपके यहाँ कोई इसके बारे में जानकारी हो। पुलिस काफी छानबीन करती है, अलग अलग एजेंसियों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी देश ये नहीं बताता है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ का है, या कोई भी एजेंसी उसकी ये छानबीन करने में सफल नहीं होती है कि ये व्यक्ति है कौन। फिर उस किताब के पन्ने के बारे में छापा जाता है कि इस तरह से किताब का पन्ना है, और इसमें किसी के पास ऐसी किताब हो जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ हो, या ऐसी किताब के बारे में मालूम हो जिसका आखिरी पन्ना ये है और इस तरह से ये फट गया है। जब छापा गया तो फिर उसके बारे में भी कुछ खास तब तक मिला नहीं, लेकिन 24 फरवरी 1949 को एक फोन आता है। मतलब उस व्यक्ति की मौत हुई थी 31 दिसंबर को और 1 दिसंबर को, और उसको फोन आता है पुलिस स्टेशन में 24 फरवरी 1949 को। कुछ ही दिन बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उसको फोन आता है रेलवे स्टेशन से कि यहाँ एक लॉकर में एक बॉक्स रखा हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि हो सकता है कि इस व्यक्ति का हो, जो कि अभी जिसकी पहचान नहीं हुई। पुलिस जाती है उस बॉक्स के लिए, और उस बॉक्स को जब खोला जाता है तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ एक कैंची, एक छुरा, रेजर, कुछ इस तरह के सामान मिलते हैं, और एक ब्रांड मिलता है। मतलब कुछ जो कपड़े थे, और कपड़ों का जो ब्रांड था टी केमी नाम का, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, किसी और देश के ब्रांड का था। हाँ, तो सोचते हैं कि हो सकता है इस व्यक्ति का ही नाम टी केमी हो, तो इस बारे में भी वो छानबीन करते हैं कि इस तरह का नाम का कोई व्यक्ति हो, आसपास कोई ब्रांड भी हो। टेलर्स से भी जानकारी करते हैं कपड़ों के बारे में, लेकिन पुलिस को उस बारे में कुछ भी मिलता नहीं है। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि वो जब व्यक्ति वहां पड़ा हुआ था तो उसके जूतों के नीचे किसी भी तरह की कोई रेत, मट्टी या कोई कीचड़ नहीं थी। जूते बिल्कुल साफ थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति वहां कहीं और किसी और जगह से मार के, उसका कत्ल करके उस जगह पर डाला गया। इस तरह से लग रहा था उसके जूतों से, क्योंकि वो गंदे नहीं थे। लेकिन जब वहां पूछताछ हुई, की गई, तो फिर पता चला कि इस तरह का कोई और व्यक्ति इसके साथ में नहीं देखा गया। इस तरह की कोई जोर जबरदस्ती की गई हो, उस जगह पे कोई ऐसे निशान भी नहीं मिले कि किसी ने जोर जबरदस्ती करके इसको यहाँ पे लाया गया हो। तो ये भी, इस बारे में भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर उस किताब के पन्ने के बारे में एक फोन आता है। एक फ्रांसिस व्यक्ति था जिसका पुलिस के पास फोन आता है कि इस तरह की किताब मेरे पास है जिसका एक पन्ना फटा हुआ है। आखिर पुलिस जाती है और उस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि ये पन्ना, ये किताब कहाँ से आपके पास में आई, ये आपकी है या किसकी है, या फिर इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है आप। तो वो व्यक्ति बताता है कि ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब मैंने एक गाड़ी से निकाली थी। एक गाड़ी उसी के शहर में एक जीटी रोड पर खड़ी हुई थी जिसकी डिग्गी खुली हुई थी। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मैंने किताब को देखा तो मैंने इसको उठा लिया उनसे। चोरी का मामला था, वो व्यक्ति काफी डर भी रहा था, लेकिन उसने फिर भी ये सच बताया कि वो गाड़ी से किताब उठाई है और उसमें इसका कोई हाथ नहीं। जब वो किताब ली गई तो उस किताब के बारे में वो सही कह रहा था। जब वो दोनों पन्ने मिलाए गए, उस किताब के आखिरी पन्ना जो फटा हुआ था और जो किताब पन्ना जो उसके पॉकेट से मिला था, जब दोनों मिलाए गए तो वो सेम एक ही किताब के थे, एक ही पन्ने। और जब वो किताब को देखा गया तो उसके एक कवर पर, किताब के कवर पर 2 नंबर लिखे हुए थे और 5 कोड वर्ड लिखे हुए थे। 2 नंबर थे, उनकी जब जांच की गई तो उनमें से एक नंबर चालू मिला, उसकी पता भी चला किसका है, और 5 कोड वर्ड थे जो कि इस प्रकार थे, मैं बता रहा हूँ। 5 कोड वर्ड थे। पहला कोड वर्ड जो था WRGOABABB, ये पहला था, और दूसरा था MLIAOUI, जो कि इसको लिख के और फिर काटने की कोशिश की गई थी। और तीसरा था WTBIMPANPNTD, ये तीसरा था। चौथा था MLIABOIAQC,
ये चौथा था। और सबसे लास्ट में जो पांचवा था वो था ITDMPSAMSTGAB। इस तरह से ये कोड वर्ड लिखे हुए थे। पुलिस ने काफी छानबीन की और इस तरह के कोड वर्ड जानने वालों के पास में भी गई, उन कोड वर्ड के डिकोड करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, खाली थे। उन्हें कुछ भी नहीं इस बारे में पता चला कि ये क्या है, क्या कोड वर्ड है। लेकिन फिर भी वो जो नंबर मिले उनमें से एक जो नंबर की जांच हुई और पता चला तो वो नंबर एक नर्स का था जो कि हॉस्पिटल में काम करती थी, जिसका नाम था जेसिका थॉमसन। और पुलिस उस नर्स के पास में गई पूछताछ करने के लिए। तो जब उसे पूछा गया तो नर्स ने बताया, उस किताब के बारे में पूछा गया उसके उससे कि ये किताब इस तरह से है और क्या ये आपकी है, इस पे आपका नंबर लिखा हुआ है। तो उस नर्स ने बताया, हाँ ये किताब मैंने जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो उस वक्त मैंने ये किताब खरीदी थी और अपने बॉयफ्रेंड वॉक्सल को दी थी। तो पुलिस को लगा शायद ये वॉक्सल हो। पुलिस ने जब फोटो दिखाया उस व्यक्ति का कि ये क्या ये वॉक्सल है, तो उसने कहा ये वॉक्सल नहीं है, कि इसकी शक्ल हुलिया बिल्कुल भी वॉक्सल से नहीं मिलता है। वॉक्सल एक अलग व्यक्ति है जो कि जीवित है। पुलिस ये भी फिर जांच करती है कि वास्तव में वॉक्सल जीवित है या नहीं है। और उस किताब के बारे में भी पुलिस ने वॉक्सल से जानकारी की कि ये किताब जब तुमको दी गई थी तो फिर ये किताब कहाँ गई। तो उसने बताया कि इस तरह से एक बार गाड़ी में मैं किताब रखता था, पढ़ता था, और गाड़ी से ही अचानक गायब हो गई। तो वो कहानी दोनों वो मैच हुई कि उसने वो गाड़ी से चुराई थी और इसकी गाड़ी से चुर गई थी। इस तरह से किताब वहां पहुंची। लेकिन जब उससे पूछा गया कि ये पन्ना कैसे फट गया, ये पन्ना क्यों फटा हुआ मिला है, तो बॉक्सर ने बताया कि ये किताब जब मुझे मिली थी तो इसी हालत में मिली थी, वो पन्ना फटा हुआ मिला था। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये पन्ने पे क्या लिखा हुआ है और किस तरह से फटा हुआ है। और उस महिला ने भी बताया कि मुझे नहीं पता इस फटे हुए पन्ने का राज क्या है, लेकिन ये किताब इस तरह से मेरी है और इस तरह से ये चोरी हुई। तो दोनों ने अपना तरफ से बात क्लियर कर दी। और जैसिका ने बताया था कि जिस रात वो व्यक्ति मरा है, वो व्यक्ति जिस रात मरा मिला था उस जगह पर समुद्र के किनारे, उसी रात जेसिका थॉमसन के घर कोई व्यक्ति आया था जिस वक्त वो घर नहीं थी। उसके पड़ोसियों ने बताया था कि कोई व्यक्ति मिलने आया था और उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मिल नहीं पाया और चला गया। तो जेसिका ये समझी शायद वो व्यक्ति वही हो, लेकिन पक्का कुछ नहीं था। सीसीटीवी कैमरे थे नहीं जो उसमें पता चले कि वो आया था कि ये गया था। फिर भी काफी जांच हुई, काफी कयास लगाए गए। पुलिस को लगा शायद कोई जासूस हो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई नाम अता पता कुछ भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है कोई जासूस हो, लेकिन इस बारे में भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले कि वो वास्तव में कोई जासूस था। पुलिस के हर तरफ से हाथ खाली थे। फिर 1949 में जब कुछ भी नहीं मिला, 1949 में उस व्यक्ति की लाश को दफना दिया गया कोर्ट के आदेश पर। तब तक उसको रखा गया था लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक दिन एक होटल से एक महिला का फोन पुलिस को आता है और वो बताती है कि मैंने इस व्यक्ति को देखा है। पुलिस जब उस होटल जाती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो बताती है कि ये व्यक्ति 23 दिसंबर 1948 को हमारे होटल में आया था, जो कि 21 या 23 कमरा नंबर में रुका था। और उसके पास एक बैग था, काले कलर का बैग था, जिस तरह से वो रेलवे स्टेशन पर बैग मिला था वही बैग उसने वही लिया बताया उसका। लेकिन उसके रूम में भी जाके देखा गया तो कुछ भी नहीं मिला, और उस महिला का जिसका फोन आया था उसको भी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। यहाँ भी पुलिस के हाथ खाली थे। और फिर भी जांच चलती रही, कुछ भी नहीं मिला। केस को बंद कर दिया गया, खोला गया, फिर जांच की गई। लेकिन 2004 में एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको कोड वर्ड को, जो पांचवा इसमें कोड वर्ड था, उसको डी कोड किया, जिसमें उसके हिसाब से लिखा हुआ था, इट्स टाइम टू मूव साउथ ऑस्ट्रेलिया मोस्टली स्ट्रीट। मतलब पता नहीं, लेकिन शायद इसका मतलब था कि ये समय है कि ऑस्ट्रेलिया की मोजली स्ट्रीट्स में घूमा जाए, मतलब इस स्ट्रीट को छोड़ दिया जाए। कुछ इस तरह से मतलब था इसका, लेकिन फिर भी इससे कोई मतलब निकलता नहीं है इसका डी कोड का, कोड का।
कुछ भी नहीं हुआ इससे। पुलिस पुलिस की जांच चलती रही आगे, और आखिर में जो आखिरी इसके बारे में एक और भी अनेकों गवाह आते रहे लगभग, जिसमें साल से पुलिस का रिकॉर्ड है। 251 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस व्यक्ति को पहचानने के बारे में बताया कि इस व्यक्ति को हमने यहाँ देखा है, वहां देखा है, लेकिन सिर्फ देखा है। इसके अलावा कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी कि ये व्यक्ति है कौन, कहाँ से आया है, कैसे आया है, कोई जानकारी नहीं थी, केवल देखने वाले थे। आखिर में 2009 में एक व्यक्ति थे एबॉट नाम के, वो एक जैसे कि डिटेक्टिव थे, अपनी तरफ से कोई केस आता था वो उसके बारे में जांच करते थे सेपरेटली, पुलिस से उनका कोई लेना नहीं। उसने भी इस केस के बारे में जानकारी की और उसने पुलिस को बताया कि जब मैं इस केस की जांच कर रहा था और जांच करने पर मैं जब जेसिका थॉमसन के घर गया, जो कि नर्स थी जिनके पास में वो किताब फर्स्ट में मिली थी, उसके घर जब इस केस के लिए छानबीन के लिए गया तो उनके एक बड़े बेटे, उनके दो बेटे थे जेसिका थॉमसन के, तो उसके एक बड़े बेटे का फोटो वहां लगा हुआ था। तो उसने देखा कि जो बड़े बेटे का फोटो, जो शक्ल है, वो हूबहू उसी व्यक्ति से मिलती है जो कि वहां मृत मिला था। उसका बड़ा बेटा जीवित था और उसको एक बीमारी भी थी जिसका नाम था हाइपोडोन्थिया, कुछ इस तरह की बीमारी का नाम था, और वो उसके बड़े बेटे को थी, और सेम यही बीमारी उस व्यक्ति को भी थी जो कि वहां मरा हुआ। तो उसके हिसाब से उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस रॉबिन का पिता था, मतलब जेसिका का हस्बैंड था। वो इस निष्कर्ष तक पहुंचा, लेकिन वो फिर इससे ज्यादा जांच कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने पुलिस को बताया इस बारे में। फिर पुलिस ने इसको दोबारा से रीओपन किया और कोर्ट में ये याचिका डाली कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए रॉबिन का, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि ये व्यक्ति कौन है, या ये इसका पिता ही है या कोई और है। लेकिन केस काफी पुराना हो चुका था और इसके लिए रॉबिन भी तैयार नहीं था। डीएनए जांच तभी होती है जब जो व्यक्ति हैं दोनों, मतलब जिस व्यक्ति का डीएनए होना है, जब वो कह देगा तभी डीएनए जांच होती है, वरना डीएनए जांच इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसमें रॉबिन ने भी नाराजगी जताई और कोर्ट ने भी फिर मना कर दिया कि इस तरह से इतना पुराना केस हो गया है, इसके बारे में और जानकारी मत करो और जांच मत करो, और इस व्यक्ति की कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। तो आखिर में 2011 में इसी 2011 में इसको कोर्ट ने बंद करने के लिए कहा और जांच डीएनए जांच के लिए मना कर दिया और इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी पुलिस के सामने यही सवाल था कि ये था कौन। लेकिन डीएनए टेस्ट हो जाता तो शायद पता लगता कि व्यक्ति था कौन। अगर उसका पिता था तो क्या किसी ने, अड़ोसी पड़ोसी किसी ने भी उसको नहीं देखा, या उसके साथ में रहते हुए आते जाते, या किसी ने ये नहीं कहा कि ये इसका पिता है, या फिर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं मिली कि वो इससे प्रूफ हो कि ये इसका पिता था या ये जेसिका का हस्बैंड था। कुछ भी ऐसा नहीं मिला, केवल एक डीएनए टेस्ट था जिसके लिए कोर्ट ने और उस व्यक्ति ने मना कर दिया, और ये केस आखिर में बंद कर दिया गया। और बंद भी इसी बात के ऊपर किया गया है, यही कह के कर दिया गया कि अगर भविष्य में कोई प्रूफ मिलता है या जरूरत पड़ती है तो फिर इसको रीओपन किया जाएगा। 1948 से और 2011 में ये बंद किया गया, तब तक इसके बारे में कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ी। उस व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं चला कि वो व्यक्ति था कौन। हो सकता है उसका पिता हो, लेकिन पुलिस के पन्नों में ये दर्ज नहीं है कि वो उसका पिता ही था या हस्बैंड। बस आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।